हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करेंगे लक्ष्य बैच के बारे में। इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी थी कि क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और लक्ष्य बैच के अंदर से सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? राजस्थान के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो जो राजस्थान का इतिहास है इसको 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। पहला जो भाग आता है उसको बोला जाता है प्राचीन प्राचीन राजस्थान का इतिहास। ठीक है, प्राचीन राजस्थान का इतिहास इसको पहला पार्ट में कहा जाता है, जिसमें से सभ्यताएं आती हैं वगैरह वगैरह। दूसरा आता है मध्यकालीन। कौन सा आता है? मध्यकालीन आता है। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। और तीसरा जो आता है वो आता है आधुनिक आधुनिक राजस्थान का इतिहास। और बात करें तो आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सवाल आधुनिक राजस्थान के इतिहास से पूछे जाते हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। तो यहाँ पर हेडिंग डालो। आपका काम क्या करना है? ओनली सुनना है। PDF फाइल में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर हेडिंग डालो मध्यकालीन का इतिहास, या फिर लिखो मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। ठीक है गाइस, इसके बारे में अपन पहले चर्चा करेंगे। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करने का मेन उद्देश्य मेरा ये है कि बहुत सारे लोगों को जो प्राचीन राजस्थान का इतिहास है ना, ये बोरिंग लगता है। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट से पढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे, और जो बोरिंग वाला है उसको एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो मध्यकालीन जो राजस्थान का इतिहास है ना, इसमें अपन पढ़ेंगे प्रमुख राजवंशों के बारे में। प्रमुख राजवंश। प्रमुख राजवंश की जब बात होती है तो इसमें कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 पर आता है चौहान। नंबर 2 पर आता है कौन सा? परमार। नंबर 3 पर आता है प्रतिहार। ठीक है, और नंबर 4 पर आता है गुहिल। गुहिल को सिसोदिया भी बोल सकते हो। ठीक है, सिसोदिया। और 5वां आता है राठौड़। और 6ठा आता है, उसका नाम है कछवाहा। ये 6 राजवंश आपको पढ़ने हैं। ये तो मोटा मोटी रूप से हैं, या फिर एक और लिख सकते हो अन्य भी हैं, अन्य। तो सबसे पहले बात करें तो जो राजवंश हैं, इन राजवंशों के बारे में अपन क्या क्या देखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इन राजवंशों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक कैसा था, राजस्व आर्थिक किस प्रकार से था, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये 7 आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं किसके बारे में? चौहानों के बारे में। तो यहाँ पर लिखो गाइज चौहान राजवंश। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे अपन? चौहान राजवंश पढ़ेंगे। चौहान राजवंश। तो चौहान राजवंश के अंदर से सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले उत्पत्ति का जो सिद्धांत आता है उसमें नंबर 1 पर आता है किसके बारे में? इनको, जो चौहानों को अग्निवंशीय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? अग्निवंशीय। और अग्निवंशीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको जो अग्निकुंड से उत्पत्ति के कारण इनको अग्निवंशीय भी कहा जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ पर अग्निकुंड, अग्निकुंड का सिद्धांत। ठीक है, तो जो चौहान है इनको अग्निवंशीय इसलिए कहा जाता है। एक चंद्र बदराई की पुस्तक आती है, नाम आता है उसका पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के
आबू पर्वत पर यज्ञ से क्या होता है, 4 राजपूत जातियों का उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखो ये बारे में बात बताती है चंद्र बदराई। ठीक है, चंद्र बदराई की एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम जरूर याद रखना। पुस्तक कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पर लिख सकते हो चंद्र बदराई के द्वारा जो पुस्तक है उनकी पृथ्वीराज रासो, ये बताती है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। और यहाँ पर लिखो 4 जातियाँ हैं, 4 राजपूत जातियाँ। वो 4 राजपूत जातियाँ कौन कौन सी हैं? एक का तो पहले का नाम आता है चौहान, दूसरे का जो नाम आता है वो आता है चालुक्य, ठीक है, या फिर बोल सकते हो सोलंकी। तीसरा जो नाम आता है परमार, और जो चौथा नाम आता है वो लिख सकते हो प्रतिहार। इनकी उत्पत्ति किससे हुई? अग्निकुंड से हुई। तो यहाँ पर इन तीनों चारों के बारे में लिख सकते हो। देखो ये और ये उत्पत्ति किससे? अग्निकुंड से, ठीक है। और ये बताता कौन है? ये बताता है पृथ्वीराज रासो। अब बात करते हैं समय के बाद में जो मुणोत नैंसी है ना, मुणोत नैंसी, और इन्हीं के साथ में एक और नाम आता है सूर्यमल मिश्रण। ये दोनों कहते हैं कि जो चौहान है इनकी उत्पत्ति या फिर राजपूतों की उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? अग्निकुंड से होती है। तो यहाँ पर लिख सकते हो मुणोत नैंसी और सूर्यमल मिश्रण इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं या फिर समर्थन किया। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं चौहान। आपने देख लिया चौहानों के मतलब जो अग्निकुंड की उत्पत्ति के बारे में आपने देख लिया। दूसरा, जो चौहान है इनको सूर्यवंशी भी कहा जाता है। दूसरा जो उत्पत्ति का सिद्धांत आता है यहाँ पर लिखो सूर्यवंशी। तो जो सूर्यवंशी हैं वो कौन कौन बताते हैं? देखो, पहला का नाम आ जाता है पृथ्वीराज विजय। कौन से का नाम आता है? पृथ्वीराज विजय। दूसरे के बारे में लिखोगे तो ये हमीर महाकाव्य। तीसरा बात करें तो हमीर रासो। चौथा बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ का अजमेर अभिलेख क्या बताता है? ये बताता है कि जो चौहान हैं ये सूर्यवंशी हैं। ये चौथा सिद्धांत है, याद रखना। कौन सा है? चौथा। पांचवा ये बताता है, सॉरी सिद्धांत नहीं है ये, मतलब इनके बारे में पता चलता है कि इनके अंदर से जैसे पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख, इनसे पता चलता है कि जो चौहान हैं इन चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी है। पांचवा जाता है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। यहाँ पर लिखो गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। छठा बात करते हैं तो छठा कौन सा जाता है? सूरजन चरित्र। और सातवां आ जाता है वो आ जाता है चौहान प्रशस्ति। इनसे पता चलता है कि चौहान है वो सूर्यवंशी हैं। एक और उत्पत्ति का सिद्धांत आता है तीसरा, उसका नाम लिखो आप चंद्रवंशी। यहाँ पर क्या लिखोगे? चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी जो बताने वाले थे वो दो ही चीज़ आपको मिलती हैं। पहले का नाम आ जाता है हांसी, और हांसी अभिलेख है।
अभिलेख कहाँ का है? हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा। और ये 1167 की बात आती है। दूसरा है, नाम आ जाता है अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख है, वो भी चंद्रवंशी बताता है। यहाँ पर लिखो अचलेश्वर मंदिर, अचलेश्वर मंदिर अभिलेख। ठीक है। चौथा बात करते हैं। चौथा जो कथन आता है, पर चौथा जो सिद्धांत आता है कि जो चौहान हैं ये ब्राह्मण हैं। ठीक है, ब्राह्मण। ये कौन कौन बताता है? एक तो पहला नाम आ जाता है बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख से पता चलता है कि जो चौहान है वो क्या है? ब्राह्मण है। और ये बिजोलिया अभिलेख का जो संबंध है वो भीलवाड़ा से है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, एक और आ जाता है चंद्रावती। यहाँ पर लिखो चंद्रावती अभिलेख। चंद्रावती अभिलेख है, ये कहाँ का है? ये सिरोही का है। ये भी बताता है कि जो चौहान है वो ब्राह्मण है। तीसरा लिखो, नाम आ जाता है कायम रासो, कायम रासो। चौथा बात करते हैं दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। और पांचवा लिखो गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। इन सभी के अनुसार जो है, जो चौहानों को बताया जाता है कि वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण भी कौन से? याद रखना, वत्स गोत्रीय, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। ठीक है। आगे बात करते हैं। एक और कथन आता है पांचवा, कि इनको विदेशी भी कह सकते हैं उत्पत्ति के बारे में। अब ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जो लोग हैं या फिर भारतीय जो अभिलेख हैं वो इनको विदेशी कहेंगे, विदेश के लोग ही इनको विदेशी कहेंगे। तो पहला आ जाता है कौन? जेम्स टोड। क्या नाम आता है उनका? जेम्स टोड। जेम्स टोड ये कहते हैं कि चौहान है वो विदेशी है। ठीक है। एक और आता है विलियम क्रुक, विलियम क्रुक। विलियम क्रुक भी कहता है कि जो चौहान है वो विदेशी है। ठीक है। और एक और लिखो तीसरा, स्मिथ। स्मिथ भी कहता है कि चौहान है वो विदेशी है। ये क्यों कहता है विलियम क्रुक? विलियम क्रुक इसीलिए कहता है क्योंकि इसने जेम्स टोड की जीवनी लिखी थी और जेम्स टोड ने खुद ने कहा था कि जो चौहान है वो विदेशी हैं, तो इसी की इसने कॉपी कर दी, तो इसलिए कहा था इसने। एक और उत्पत्ति का जो कथन आता है वो आता है इंद्र के वंशज भी इनको कहा जाता है, इंद्र के वंशज। इंद्र के वंशज कौन कहता है? तो यहाँ पर लिखो रायपाल, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, सेवाड़ी अभिलेख बताता है कि ये इंद्र के वंशज हैं। और ये रायपाल सेवाड़ी का जो अभिलेख है ये पाली में मिला था। ठीक है। तो ये 6 मैथ हैं कि इस प्रकार से चौहानों की उत्पत्ति होती है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। अब सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं जो ऑथेंटिक चीज़ है उन्हीं के बारे में। नाम आता है बिजोलिया अभिलेख। ठीक है, हेडिंग डालो आप यहाँ पर, बिजोलिया अभिलेख। लिखने की जरूरत नहीं है आपको, PDF फाइल में प्रोवाइड करा दूंगा। 1170 ईस्वी, भीलवाड़ा। ठीक है, आपका काम क्या करना है? ओनली सुनना है। अब जो बिजोलिया अभिलेख है ये चौहानों के बारे में बताता है और ये इनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहता है। सबसे पहले बात करें तो नाम आता है दिगंबर, दिगंबर जैन लोलाक। दिगंबर जैन लोलाक के ने क्या बताया? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ
मंदिर में यह अभिलेख लगवाया था। अब इस अभिलेख के अंदर ये बताता है कि जो चौहान है ना, चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। ठीक है गाइज। और इस अभिलेख के अंदर से ये बताया गया है कि जो वासुदेव चौहान है ना, या फिर लिख सकते हो वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। ठीक है। इसी के साथ में यह अभिलेख यह बताता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को जीता। थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी का चेंज कर लेना, जीता। आगे बात करते हैं। यह अभिलेख है, यह सोमेश्वर के समय लगाया गया था। यहाँ पर लिखो, यह अभिलेख सोमेश्वर के समय लगाया गया था। और बात की जाए तो सोमेश्वर के द्वारा, यहाँ पर लिख सकते हो सोमेश्वर के द्वारा मंदिर को रेवणा, गांव का नाम है, याद रखना, रेवणा गांव दान में दिया था। ठीक है गाइज। और बात करें तो इस अभिलेख में सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर मिलती है। तो यहाँ पे लिख सकते हो उपाधि, और ये किसकी उपाधि है ये भी लिख सकते हो, सोमेश्वर की आ जाती है। और सोमेश्वर की उपाधि है प्रताप लंकेश्वर। और बात करें इसके बारे में तो जो ये बिजोलिया अभिलेख है ना, इसके अंदर से क्या बताया गया है, तो इस अभिलेख में शैव व जैन तीर्थों की जानकारी मिलती है। ठीक है गाइज। आगे बात करें तो इस अभिलेख में राजस्थान के नगरों के प्राचीन नामों की भी जानकारी मिलती है। यहाँ पर लिखो, इस अभिलेख से राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम मिलते हैं। ठीक है। आगे बात करें तो राज्य का प्रशासनिक विभाजन भी आपको देखने को मिल जाता है। इस अभिलेख में राज्य का कौन सा प्रशासनिक विभाजन किया गया है। ठीक है। जैसे देश आ गया, देश के बाद में पतन आ गया, पतन के बाद में पुर आ गया, और पुर के बाद में पल्ली आ गया, और पल्ली के बाद में ग्राम या फिर गांव आ गया। ठीक है। इस प्रकार से विभाजन आपको देखने को मिल जाता है।
साथ ही बात करें, यहाँ पर आपको एक चीज़ मिली क्या, प्रशासनिक विभाजन मिला, तो प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखो इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशासनिक अधिकारियों का विभाजन भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा आपने कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका विभाजन भी मिलता है। सबसे जो बड़ी इकाई आती है उसका नाम आता है प्रतिगण। ठीक है, ये सबसे बड़ी है, क्या है ये, सबसे बड़ी इकाई के रूप में इसको जाना जाता है। अब यहाँ पर बात करें तो जो इसका जो अधिकारी होता था उसको कहा जाता था पारिग्राही। ठीक है, ये अधिकारी था इसका, और ये सबसे बड़ी इकाई। और छोटे छोटे बात करें तो आपको पता ही है, यहाँ पर देखा था अपने कि गांव है, उस गांव के बारे में बात करते हैं। गांव, अब गांव का देखो कौन था, यहाँ पर आ जाता है इसका अधिकारी, इसको बोला जाता है महतर। क्या बोला जाता है, महतर बोला जाता है। बड़े का आपको पता चल गया, छोटे का पता चल गया। ये सबसे छोटी सी क्या था यहाँ पर, सबसे छोटी इकाई, और सबसे बड़ी इकाई क्या थी वो आपको मैंने यहाँ पर बताया। एक चीज़ अपन ऊपर लिख कर आए थे कि जो बिजोलिया अभिलेख है उसके अंदर से क्या बताया गया है, यहाँ पर राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम आपको देखने को मिलते हैं। अब वो प्राचीन नाम कौन कौन से थे वो देखते हैं। यहाँ पर लिखो आप, राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम कौन कौन से मिलते हैं आपको। एक तरफ आप लिख लो यहाँ पर वर्तमान नाम, और एक तरफ लिख लो आप प्राचीन नाम, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, इधर अपन किसके बारे में लिखेंगे, प्राचीन नाम के बारे में लिखेंगे। वर्तमान नाम के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आ जाता है गाइज जालौर का। जालौर को इसमें क्या बताया गया, जबालीपुर बताया गया। जबालीपुर सीधा सीधा पूछा जाता है कि प्राचीन नाम। दूसरा बात करें बिजोलिया का वर्तमान नाम है, इसको पहले कहा जाता था विजयावली, इसको कहा जाता था। तीसरा जाता है ऊपरमाल, इसको क्या कहते थे, उत्तर माद्री, इसको कहा जाता है। ठीक है, चौथा बात करते हैं, चौथा जाता है नागदा को क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखो प्राचीन नाम था इसका नागहद। ठीक है, पांचवा जाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा वाला, तो इसको क्या कहते हैं प्राचीन में, मंडलकर। छठा बात करते हैं सांबर, इस सांबर को प्राचीन नाम में कहा जाता था शाकंभरी। क्या कहते थे इसको, शाकंभरी कहा जाता था। सातवां बात करते हैं नागौर, अपने देख लिया क्या, नागौर नहीं देखा। नागौर को कहा जा गया था इसमें छतरपुर कहा गया था। ठीक है, नागौर के साथ में इसी से मिलता जुलता नाम आता है नाडोल का इसमें क्या कहता, नड्डुल। ठीक है, और नौवा बात करते हैं, नाम आता है उसका भीनमाल को इसमें क्या कहा था,
ढिल्लिक्का, क्या कहा था, ढिल्लिक्का कहा गया था। और 10वां जो आ जाता है नाम आता है उसका दिल्ली। दिल्ली में इसको क्या कहा गया था गाइज, इसमें थोड़ा सा चेंज करना, दिल्ली को ढिल्ली का कहा गया था, और श्रीमाल है ना इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लेना। यहाँ पर भीनमाल को श्रीमाल कहा गया था। क्या कहा गया था, श्रीमाल कहा गया था। इस प्रकार से ये 10 वर्तमान नाम हैं इधर वाले, और इनको प्राचीन नाम में ये नाम दिए गए थे। ये पता चलता है अपने को बिजोलिया अभिलेख में। और बात करें तो देखो इस अभिलेख में जो प्रशासनिक विभाजन की जानकारी भी मैंने बताई, किस प्रकार से क्या क्या है वगैरह वगैरह। जिस प्रकार से देखो यहाँ पर लिखाया था देश, पतन, पूर्व, पल्ली और ग्राम के बारे में यहाँ पर देखा था। अब बात करते हैं जो बिजोलिया अभिलेख है वो किसने लिखा, किसने उत्कीर्ण करवाया, उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं अपना रचनाकार के बारे में। किसके बारे में, रचनाकार। रचनाकार का जो नाम आता है उसको कहते हैं गुणभद्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, गुणभद्र कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं लेखक। लेखक कौन लिखोगे, केशव। ठीक है, लेखक के बाद में उत्कीर्ण, मतलब कि खुदवाया किसने, उत्कीर्ण किसने करवाया, गोविंद ने। ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ये अपने बेसिक चीज़ें देखी कि चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे, और तो बिजोलिया का जो अभिलेख आ गया तो उसके बारे में अपन ने जानकारी देख ली। अब बात करते हैं जो चौहानों की उत्पत्ति स्थल है उनके बारे में। पहले अपन उत्पत्ति के मत देखे कि किस प्रकार से किसने क्या क्या कहा वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं उत्पत्ति स्थल। तो एक नया हेडिंग डालो आप यहाँ पर, चौहानों की उत्पत्ति स्थल। तो चौहानों की उत्पत्ति स्थलों के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहला नाम मिलेगा सपादलक्ष का। किसका मिलेगा, सपादलक्ष का मिलेगा। ठीक है, सपादलक्ष किसको कहते हैं, सांबर है, उस सांबर झील के चारों ओर का क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है। यहाँ पर लिख लो, सांबर झील के चारों ओर का क्षेत्र सपादलक्ष कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो इतिहासकार नाम आता है रामकर्ण आसोपा। रामकर्ण आसोपा ये कहते हैं कि पहले चौहान सांबर झील के चारों तरफ रहा करते थे। ये सांबर झील मान लो। ठीक है, यहाँ पर मान लिख सकते हो सांबर झील। और इसके चारों तरफ जो लोग रहते थे उनको इन्होंने क्या कहा, अलग अलग राजाओं के हैं। ठीक है, तो ये और लिख लो यहाँ पर, रामकर्ण आसोपा के अनुसार पहले चौहान सांबर झील के चारों तरफ रहते थे। ठीक है, राजधानी अगर आपसे पूछे तो राजधानी कौन सी बतानी है, पहले इनकी राजधानी तो नागौर के पास में आती है, उसका यहाँ पर लिखो आई छतरपुर। वर्तमान नाम है उसका नागौर। पहले नाम आपने देखा था, यहाँ पर देखो कहाँ पर गया, नागौर वाला ये रहा, इसके बारे में अपन ने देखा था। यह राजधानी थी नागौर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, जो चौहानों की रियासतें हैं उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर लिखो चौहान या फिर चौहानों की प्रमुख रियासतें कौन कौन सी हैं उनके बारे में। करीबन 6 हैं 7 हैं, वो हैं, याद रखना। पहला नाम आ जाता है
सांबर, सांबर या फिर अजमेर के चौहान। दूसरा जो आता है, ये तो अपने को पहले पढ़ना है, क्योंकि जो अपन उत्पत्ति के स्थलों के बारे में देख रहे थे तो सांबर या फिर सपातलक्स के बारे में देखा था, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही आ जाता है। बाद में आता है रणथंभौर, रणथंभौर के चौहान। ठीक है। तीसरा जाता है नाडौल के चौहान, नाडौल के चौहान। चौथा जाता है, यहाँ पर लिखो, जालौर के चौहान। कौन सा आता है? जालौर के चौहान। पांचवा जो आ जाता है जालौर के बाद में सिरोही, सिरोही के चौहान। छठा जो आ जाता है बूंदी के चौहान, बूंदी के चौहान। और सातवां जो आता है वह जाता है कोटा, कोटा के चौहान। ये 7 रियासतें आपको पढ़नी हैं जो चौहानों की रियासतें आती हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? रणथंभौर चौहान या फिर अजमेर के चौहानों का इतिहास। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखो किसके बारे में? सांबर अथवा अजमेर, अजमेर के चौहान। ठीक है। सांबर या फिर अजमेर के चौहानों में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में गाइस? तो नाम याद रखना, वासुदेव के बारे में, वासुदेव चौहान। आगे चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ फाइल वहाँ पर आपको उपलब्ध रहेगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपन कंटिन्यू से सारा सिलेबस करेंगे। आज से अपनी क्लास का स्टार्टिंग हो चुकी है और कंटिन्यू आपको रोज़ाना क्लासेस मिलेंगी। और RSPD की जो क्लासेस चल रही है ना, वो आपको रोज़ाना कंटिन्यू मिलती रहेंगी।